नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं एलटी में एसएसटी सब्जेक्ट की, जिसे हम सामान्य विषय भी कहते हैं। और सामान्य विषय में एसएसटी में उसकी जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है पॉलिटिकल साइंस की। तो एक होता है पॉलिटी और एक होता है पॉलिटिकल साइंस। तो हम बात करेंगे आज पॉलिटिकल साइंस की। और पॉलिटी में जबकि हम समझते हैं केवल इंडियन पॉलिटी को, भारतीय राज व्यवस्था को, लेकिन जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि एसएसटी वालों के लिए बहुत चैलेंजिंग इसलिए है पेपर क्योंकि उनसे 4 विषय पूछे जाने हैं। 4 विषय तो वो हैं जो उनके 50 नंबर के लिए 4 विषय पूछे जाने हैं, और बाकी 4 विषय वो हैं जो भाग 1 में पूछे जाने हैं, जिसमें 30 नंबर की पेडागोजी और 5 नंबर का उत्तराखंड, 5 नंबर की इंडिया और रीजनिंग संभवतः ऐसा 5-5 नंबर उत्तराखंड और इंडिया को लेकर के जो कहे वो संभवतः कहे, क्योंकि उसके लिए उसने जीके शब्द प्रयोग किया है और जीके को 10 नंबर का बताया है। लेकिन बहुत अच्छा पेपर यदि पूछा जाएगा तो 5-5 नंबर का। तो कुल मिलाकर के एसएसटी सब्जेक्ट वालों को ही 8 विषयों में पढ़ करके इस एग्जाम को फाइट करना है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इसका बहुत व्यापक विस्तृत सिलेबस दिया गया है। उसमें हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, पॉलिटी में भी और इकोनॉमिक्स में भी। तो ऐसे में सारगर्भित रूप से कम चीज़ों को पढ़ करके ज़्यादा गहरी तैयारी कैसे की जाए, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये आज वाला सेगमेंट केवल पॉलिटिकल साइंस से लिया है। इसमें इंडियन पॉलिटी के प्रश्न नहीं हैं। और इसमें शामिल है क्या, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के थ्योरी, थिंकर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और लोक प्रशासन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति, इन 5 सेगमेंट से हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यदि अभी तक आप इस हिस्से को लेकर के सतर्क नहीं हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। पिछली बार ज्योग्राफी की बात करते हुए भी हमने इस बात को समझा था कि अगर हम रेगुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी और 50% इकोनॉमिक्स वो है जो प्राय हम पढ़ते हैं। तो 50% इकोनॉमिक्स थ्योरी वाली है और 90%, ऑलमोस्ट 85% करीब करीब पॉलिटी वो है जो थ्योरी वाली है, जो हम प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक सचेतक भी हो सकता है, अलर्ट करने वाला भी हो सकता है आज का सेगमेंट, और हमें अपने रिवीजन में काम आने वाला भी हो सकता है। तो देखें, आज की क्लास का ये पहला सवाल, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है, यह परिभाषा किसने दी? तो ये राजनीति विज्ञान को लेकर के ये प्रश्न है, और राजनीति विज्ञान की परिभाषा कि ये राज्य के आधारभूत तत्वों की व्याख्या है, ऐसा किसने कहा? तो ये गार्नर, लॉस्की, गिलक्राइस्ट और पॉल जेनेट। तो इसका सही उत्तर है कि पॉल जेनेट ने ऐसा कहा था कि ये राजनीति विज्ञान जो है राज्य के आधारभूत तत्वों और सिद्धांतों की व्याख्या है। दूसरा प्रश्न है, कौटिल्य ने अपने राजमंडल में बिजगीसु का राजा के रूप में उल्लेख किया है, यानी बिजगीसु राज्य और बिजगीसु राजा की उन्होंने संकल्पना दी है। वो किसे कहा है? जो विजेता होगा, विजेता का सहयोगी होगा, जो शत्रु था और शत्रु के सहयोगी का सहयोगी होगा। तो आप जानते हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या किसी राज्य के आसपास के राज्यों के साथ उसके संबंधों को लेकर के जिस सिद्धांत की बात कही उसे हम कहते हैं मंडल सिद्धांत, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। और मंडल सिद्धांत क्या है? यह 12 राज्यों का एक समूह होता है और एक राज्य इसके केंद्र में होता है, और उस केंद्र राज्य के आसपास जो राज्य होते हैं उनके बीच जो संबंध होते हैं उन संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास कौटिल्य ने किया अपने मंडल सिद्धांत में। उन्होंने कहा जो हर राज्य जीतने की इच्छा रखता है, तो जो राज्य जीतने की इच्छा रखता है और युद्ध के लिए दूसरे राज्यों के साथ युद्ध की तैयारी करता है, असल में जीतने की इच्छा रखने वाले उसी राज्य को उन्होंने बिजगीसु राज्य कहा। बिजगीसु मतलब विजय की इच्छा रखने वाला, जिसका आंसर तो होगा ये, जो जीतने की इच्छा रखता है ये बिजगीसु। लेकिन इसके साथ और 2-3 और शब्द हमें देखने पड़ते हैं। उसमें से एक तो ये होता है कि ये जो राज्य होता है इसको अरि राज्य कहते हैं। अरि मतलब होता है शत्रु राज्य। तो जब ये पूछ लिया तो ये भी पूछा जा सकता है कि वो जो दूसरा राज्य होता है उसका निकटतम वो कौन सा होता है, तो हम कहेंगे कि ये अरि होता है। अरि मतलब शत्रु। अच्छा, ये जो बिजगीसु राज्य होता है और इसके सामने इसका अरि यानी शत्रु राज्य होता है,
इनके बीच में एक राज्य और होता है, इसे कहते हैं उदासीन राज्य, न्यूट्रल स्टेट कहते हैं। ये उदासीन राज्य तब शक्तिशाली हो जाता है जब इन दो स्टेट के बीच युद्ध की स्थिति होती है। दो निकटतम राज्यों के बीच युद्ध की स्थिति में उनके बीच का राज्य शक्तिशाली हो जाता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। और एक उन्होंने कहा कि ये जो अरी होता है, इसके पड़ोस में जो उसके आगे राज्य होता है, ये मित्र राज्य होता है, किसका? बिजगीषु का। और इसी को हम व्यवहारिक जीवन में भी कहते हैं कि जो जो शत्रु है, शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है। तो ये इसका शत्रु है, अरि का शत्रु है ये, क्योंकि ये आपस में निकट में हैं। तो ये शत्रु का शत्रु मित्र होने का जो सिद्धांत था, वो सबसे पहले कौटिल्य ने ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परिभाषित किया था। ये इनका मंडल सिद्धांत है। ये 12 राज्यों का मंडल है और आपसी संबंधों को लेकर के ये बात कहता है। तो इसके केंद्र में जो राज्य होता है उसे हम बिजगीषु राज्य कहते हैं। ऐसा। अगला प्रश्न है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है, यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े, तो ये कथन किसका था? किसने ऐसा कहा? तो हम जानते हैं कि ये प्रश्न 3 ब्राइस, गेटल, लॉस्की और वुड्रो विल्सन, इनमें से किसने कहा, ये बताना है। तो लॉस्की ने ऐसा कहा था कि मैं केक खाऊं और मेरा पड़ोसी भूखा सोए, ऐसा अधिकार मुझे नहीं है। मतलब राज्य उदार तो होना चाहिए, इन्होंने कहा था कि उदार राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पड़ोसी को कुछ न मिले। इसका मतलब है कि संपन्न व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह अपने निकटतम व्यक्ति का भी सहयोग करे। इसलिए इन्होंने कहा कि राज्य का अस्तित्व होना चाहिए, और ताकि वो निर्धन या गरीब व्यक्तियों की सहायता कर सके। अच्छा, आगे, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? और ये सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के 2 सिद्धांत प्रसिद्ध हैं। एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति को डिफाइन करने वाला मंडल सिद्धांत, और एक किसी राज्य के स्वरूप को परिभाषित करने वाला सप्तांग सिद्धांत। और ये सप्तांग सिद्धांत राज्य के 7 अंगों के बारे में है। राज्य के 7 अंग जो होते हैं वो, तो कह रहा है कि उसमें कौन से अंगों का उल्लेख नहीं है? सामंत एवं गुरुकुल, राजा एवं कोष, मित्र एवं बल और मित्र एवं कोष, इसमें से कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल नहीं हैं? तो हम जानते हैं कि उनके राज्य में एक तो होता था स्वामी, जिसको हम राजा भी कहते हैं। तो राजा या स्वामी एक ही बात है। एक इनको सलाह देने के लिए अमात्य होता है, जिसको हम मंत्री कहते हैं। और एक राज्य को चलाने के लिए, राज्य के धन की व्यवस्था करने के लिए कोष होता है, कोष, जिसे हम राजकोष कहते हैं। तो स्वामी, अमात्य, कोष, और उसके अलावा शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिसे हम कानून या पुलिस कहते हैं, उसे उस समय कौटिल्य ने दंड कहा। और इस दंड के अलावा राज्य का जो एक प्रमुख अंग होता है उसे हम दुर्ग कहते हैं। दुर्ग मतलब किला, और किला मतलब राजधानी जहां वो बनाता है। और एक होता है जनपद, जिसे हम कहते हैं कि राज्य को चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है, ये जनपद। और एक राज्य का आखिरी हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं मित्र। और इन 7 हिस्सों से मिल करके बनता है कोई राज्य। इसके बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। तो इसमें कहीं भी सामंत और गुरुकुल का जिक्र नहीं है। कौटिल्य की बात करेंगे तो कौटिल्य के सिद्धांत में मंडल सिद्धांत और राज्य का सप्तांग सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सब बातें हमें याद करनी होंगी, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। वर्ष 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? मौलाना आजाद, टैगोर, नेहरू और महात्मा गांधी। इस प्रश्न का उत्तर, जिसने ये पहले कभी स्वयं से पढ़ा ना हो, पॉलिटिकल साइंस विषय के रूप में न रहा हो, तो उन लोगों को कम से कम जो इसका उत्तर है वो तो नहीं लगेगा। गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, ये महात्मा गांधी ने कहा था, ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि गांधीवाद नहीं है ऐसा कह रहे हैं गांधी जी खुद। क्योंकि गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर 1935 के बाद ये विचार बहुत प्रचलित हुआ था कि हमें गांधीवाद को अपनाना होगा। और गांधीवाद क्या चीज है? तो वो सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह की जो प्रवृत्ति थी उसे अपनाने के लिए जो उस समय भारत में व्यवस्था चल रही थी, असल में उसे हम क्या कह रहे थे? सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा के बल पर राज्य को अपने हाथों में लेने का जो संघर्ष था, उस संघर्ष की बात हो रही थी। तो जब गांधीवाद के नाम पर इसे प्रचारित किया गया और ये समझा गया
गांधी जी ने ये सोचा कि ऐसा कोई वाद या विचार चलेगा तो लोग सोचेंगे कि ये इस व्यक्ति का कोई आंदोलन है, इसलिए उन्होंने इस बात को नकार दिया कि गांधीवाद कोई चीज नहीं है, हमें अपने भारत राष्ट्र के लिए कुछ काम करना होगा, गांधी का कोई विचार नहीं है। सबसे मूल विचार है कि भारत को पराधीनता से मुक्त करना होगा, इसलिए उन्होंने 1936 में कथन कहा था। तो मौलाना आजाद, टैगोर, नेहरू किसी ने ऐसा नहीं कहा था, गांधी जी ने स्वयं कहा था। अच्छा, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। स्वतंत्रता को लेकर के ये विचार किसका है या किसने कहा? लॉस्की, लॉक, सीले और जे.एस. मिल। और सीले की ये परिभाषा कई बार पूछी है स्वतंत्रता को लेकर के, और हमारे सिलेबस में मेंशन है स्वतंत्रता और समानता अलग से टॉपिक। तो ये सीले की परिभाषा। एक सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद ने, एम.एन. रॉय ने, पंडित नेहरू ने और महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने यह सिद्धांत दिया था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। और ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आगे चल करके 1945 में 24 अक्टूबर को जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग के रूप में ट्रस्टीशिप को बनाया गया। और ट्रस्टीशिप क्या है? मिलजुल करके साथ के लोगों को, समाज के पिछड़े वर्गों को मदद करने की एक योजना है, जिसमें संपन्न लोग कम धनी लोगों को मदद करते हैं। एक ऐसा सामूहिक प्रयास है दूसरों को सहयोग करने का। तो गांधी जी ने ऐसा कहा था कि यदि हम दुनिया में शांति का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें ट्रस्टीशिप को बढ़ावा देना होगा, अमीर लोगों को मिल करके गरीब लोगों की मदद करने के लिए प्रयास करने होंगे। और जाकर के आगे जाकर के 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विचार को माना और अपने एक अंग के रूप में ट्रस्टीशिप का विकास किया। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसका कथन है? जॉन ऑस्टिन का, सालमंड का, हॉलैंड का, ग्रीन का। तो कानून संप्रभु का आदेश है, यह ऑस्टिन का कथन है। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में कौन विधि के शासन के निकटतम संबंधित है? विधि का शासन मतलब कानून का शासन। उसमें सबसे निकटतम क्या है? न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, मार्शल लॉ और शक्तियों का पृथक्करण। और इसमें सबसे निकट जो है वो संविधानवाद है, जहां संविधान यानी कानून बना हुआ हो, कानून के हिसाब से चीजें चलती हों, व्यवस्थाएं चलती हों, उसे हम क्या कहते हैं? संविधानवाद कहते हैं, या विधि का सिद्धांत कहते हैं, कानून का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, ऐसा यह कथन किसने कहा? तो ये लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कथन है। प्लेटो ने, पेरेटो ने, मॉस्का ने और बनहम ने। तो ये पेरेटो का बहुत प्रसिद्ध कथन है कि इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि इतिहास में आज तक जिन्होंने जो प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने सरकारें चलाई, सत्ताएं चलाई, व्यवस्थाएं चलाई, जिनका शक्ति पर अधिकार रहा, वो असल में कुलीन वर्ग थे, संपन्न वर्ग के लोग थे। उन्हीं का शमशान है इतिहास, और कुछ नहीं है, ऐसा पेरेटो ने माना। अच्छा, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, यह कथन किसका है? डनिंग का, रूसो का, मैकियावेली का और साइमन का। तो ये डनिंग का कथन है, और इसका अर्थ ये होता है कि हर व्यक्ति के विचार उसके युग में चल रही चीजों से उत्पन्न होते हैं। हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं उससे हमारे विचार पैदा होते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जिन दार्शनिकों ने जो विचार दिए, उसके विषय में डनिंग ने ये कहा कि हर व्यक्ति ने जो अपने अपने विचार दिए हैं वो कैसे हैं? वो उसके अपने युग का शिशु होने का प्रमाण है, कि यानी उसने अपने युग में जैसा देखा वैसे विचार दिए। यह किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? तो देखिए, दो बातें हैं, एक राजनीतिक स्वतंत्रता है, एक आर्थिक समानता है। तो ये कौन मानता था? ऐसा कहा गया कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। ऐसा राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? जहां अधिकारों के विषय में स्वतंत्रता, समानता, न्याय के विषय में, कर्तव्यों के विषय में लोगों को राइट मिले होते हैं, उसे हम राजनीतिक अधिकार कहते हैं। लेकिन ये राजनीतिक अधिकार यूजफुल कब होते हैं? जब व्यक्ति आर्थिक रूप से समान हो। अब बहुत निर्धन व्यक्ति को मिले हुए अधिकार
बहुत अधिकार संपन्न, सत्ता संपन्न, अमीर, धनाढ्य व्यक्ति को मिले हुए अधिकारों के सामने कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि उसका ज्ञान पर, शिक्षा पर भी अधिकार होता है और सत्ता पर भी अधिकार होता है। जबकि निर्धन व्यक्ति को भी उतने ही अधिकार मिले होते हैं, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए ऐसा कहा गया कि जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। तो ये कहा था GDH कोल ने। बड़ा प्रसिद्ध कथन है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये प्रश्न। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसका था? लॉर्ड एक्टन, TH ग्रीन, जेलोस्की और अर्नेस्ट बार्कर। तो ये लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि हम व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दें, वो जो चाहें करें, तो जो व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होगा वह अधिक चीजों पर अधिकार रखेगा, वह आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी अधिक सशक्त होगा। लेकिन यदि हम उन्हें समानता पर लाना चाहें तो हमें कुछ लोगों के अधिकारों को सीमित करके कम शक्तिशाली लोगों को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए इन्होंने कहा, लॉर्ड एक्टन ने, कि ये स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। हालांकि जिस लोकतंत्र के जिस समय में हम जी रहे हैं, जहां बायोक्रेसी की बात चलती है, डेमोक्रेसी से ऊपर बायोक्रेसी। बायोक्रेसी मतलब हर जीवित चीज का, वनस्पतियां भी उसमें शामिल हैं, उसमें जंतु भी शामिल हैं, उसमें मनुष्य भी शामिल हैं। सबको प्रकृति में अधिकार मिले हुए हैं, सबके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उसमें एक पौधा भी शामिल है, उसमें एक समुद्री जीव भी शामिल है, उसमें ये मनुष्य भी शामिल है। उन सब के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं बायोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी आज के समय में जब बायोक्रेसी की ओर जा रही है, तो ऐसे में लोकतंत्र में यह माना जाता है कि स्वतंत्रता और समानता विरोधी नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे की पूरक हैं। जब तक हम स्वतंत्रता नहीं देंगे तब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, और जब तक प्रतिस्पर्धा से लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम उन्हें उच्च स्तर की समानता दे नहीं पाएंगे। इसलिए ये लॉर्ड एक्टन का ये कथन बड़ा प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, किसने कहा? और बड़ा न्याय को लेकर के बहुत सारे, प्लेटो का, अरस्तु का, थ्रेसिमेकस का, और भारत में भी गांधी का, या फिर जॉन रॉल्स का सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध है। उन लोगों में से ये कथन किसका है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है? तो फोस्टर, थ्रेसिमेकस, प्लेटो और मार्क्स में से थ्रेसिमेकस ने ऐसा कहा कि शक्तिशाली का हित जिसमें है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो आपने मुहावरा कहावत सुनी है, ये शायद यहीं से जन्म इसने लिया होगा कि शक्तिशाली जो कहे वही बात सही होती है, ऐसा। ठीक है। अच्छा, कौन सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत और अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत। यानी अधिकारों का जो कंसेप्ट है वो यही है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। मतलब सबसे पहला अधिकार है कि हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, तो इसे कहते हैं अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत। MN रॉय भारत के एक बड़े प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक हुए। रॉय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसमें निहित है, ऐसा प्रश्न पूछा। राजनीतिक दलों में, लोगों में, चुने हुए लोकप्रिय स्थानीय समिति में और विशिष्ट वर्ग में। तो ये लोगों में अंतिम शक्ति निहित होती है, ऐसा MN रॉय ने अपने संगठित लोकतंत्र के सिद्धांत में कहा था। त्रिशंकु संसद का क्या अर्थ होता है? ये बड़ा सरल प्रश्न है। संसद में 2 दलों का बहुमत, संसद में 1 दल का बहुमत, संसद में 3 दलों का बहुमत, ये ठीक लग रहा है। और अंतिम विकल्प है संसद में किसी दल का बहुमत नहीं है, ऐसा। तो ये 2 विकल्प बड़े डाउटफुल हैं। क्या होगा, जरा उत्तर बताइएगा, पॉज करिए और तब बताइए इसका उत्तर। ये 17 नंबर का उत्तर क्या होगा? ये बड़ा सरल प्रश्न है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। इसका उत्तर है डी, संसद में किसी दल का बहुमत न होना, उसी को कहते हैं त्रिशंकु स्थिति हो जाना। ऐसा 3 दलों का बहुमत नहीं होता है, बल्कि किसी दल को बहुमत न मिल पाना, स्पष्ट बहुमत न मिल पाना, उसी को हम त्रिशंकु संसद कहते हैं। अच्छा, संघात्मक संविधान का मुख्य लक्षण क्या है? एक स्थान से शासन का न होना, केंद्रीय सत्ता ही सब कुछ न हो, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें और एक केंद्रीय शासन। इसमें से क्या होगा? तो केंद्र और राज्य में जहां
दोहरी सरकारें होती है, मतलब एक केंद्र में सरकार होती है, एक राज्यों में सरकार होती है, उसे कहते हैं। और हमारे यहाँ इसका उदाहरण है कि हम संघात्मक, भारत एक संघात्मक राज्य है। और इसका उदाहरण क्या कि हमारे यहाँ 7वीं अनुसूची है। और 7वीं अनुसूची का मतलब है कि केंद्र को अलग से और राज्य को अलग से कानून बनाने के विषय पहले से संविधान में विभाजित हैं। उन पर राज्य ही कानून बनाते हैं, उन पर केंद्र ही कानून बनाता है। और कुछ ऐसे विषय भी हैं जो समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल हैं। इसका मतलब है कि उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो संघात्मक संविधान का लक्षण यही होता है कि जहां केंद्र की सरकार भी होती है और राज्य की सरकार भी एक साथ एग्जिस्ट करती है, उसे कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? लुसियन पाई ने, आमंड ने, S.E. फाइनर ने और F.W. रिक्स ने। किसने दी है? तो ये फाइनर ने, S.E. फाइनर ने अनाम साम्राज्य कहा किसे? हमारे यहाँ एक टॉपिक दिया गया है, लोकतंत्र तथा दबाव दल, दबाव समूह, ऐसा राजनीतिक दल तथा दबाव समूह उसका एग्जैक्ट नाम है। तो राजनीतिक दलों का तो काम होता है चुनाव लड़ना, लोगों के बीच जाना, वहां से वोट मांगना, फिर जीत करके सरकार चलाना। लेकिन जो दबाव समूह होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि सरकारों पर दबाव बनाते हैं और अपनी अपनी बातों को मनवाते हैं सरकार से, बिना चुनाव लड़े और बिना सरकार में हिस्सेदारी किए हुए। कुछ लोगों का ऐसा समूह जो अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बना करके अपनी मांगों को मनवाता है, असल में उसे हम दबाव समूह कहते हैं। आगे बढ़ें। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में मनाया गया? ये है 1963, 1966, 68 और 70। तो 1968 को मानवाधिकार के प्रथम वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाया था। हमारे यहाँ एक टॉपिक है गुट निरपेक्षता, उससे एक प्रश्न, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? नेहरू, रूजवेल्ट और स्टालिन, इंदिरा गांधी और गोर्बाचोव और कैनेडी, नेहरू, नासिर, टीटो, महात्मा गांधी, लिंकन और माओ। ये 11th-12th की NCERT में गुट निरपेक्षता पर बहुत विस्तार से चर्चा है। और उसमें से आपने देखा होगा कि इन 3 लोगों ने, नेहरू, नासिर और टीटो ने, ये नासिर मतलब अफ्रीका के राष्ट्रपति, नेहरू भारत से और टीटो यूगोस्लाविया से और इंडोनेशिया से डॉक्टर सुकार्नो थे। इन 4 लोगों ने, डॉक्टर सुकार्नो, इन 4 लोगों ने इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी 1961 में, 1961 में। और इसका मतलब था कि न तो हम पहले गुट की तरफ यानी अमेरिका की तरफ है, न दूसरे गुट की तरफ यानी रूस USSR की तरफ है। तो जो USA की तरफ और USSR की तरफ में से किसी की तरफ नहीं था। 1955 के बाद का ये दौर है। और जब शीत युद्ध का दौर था उस समय इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो तृतीय विश्व के देश, आप जानते हैं इस बात को, तृतीय विश्व के देशों ने संकल्प लिया कि वे अमेरिका और रूस के बीच का जो आपसी द्वंद्व है उससे हट करके अपने लिए एक अलग संगठन बनाएंगे। और उसी अलग संगठन का नाम था क्या? ये गुट निरपेक्ष, जिसे हम नाम कहते हैं। और इसमें वर्तमान में भी 120 सदस्य हैं। आगे भी इसका एक प्रश्न आ रहा है, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो उन लोगों ने 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, तब से लेकर के USA और USSR में जो आपसी संघर्ष था, शीत युद्ध का जो दौर था, उसमें तृतीय विश्व के देशों ने जो संकल्प लिया अपने संगठन का, उसी का नाम गुट निरपेक्षता था। और ये 4 लोगों का संयुक्त प्रयास था जिससे गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एकाधिक प्रणाली, विभाजन प्रणाली भी, पदोन्नति प्रणाली भी, उन्नत प्रणाली भी। तो ये लोक प्रशासन का एक प्रश्न है। इसे पदोन्नति प्रणाली कहते हैं जब आंतरिक रूप से भर्ती की जाती है। मतलब ऊपर का पद खाली होता है तो जो निचले पद पर काम कर रहा होता है उसे ऊपर बढ़ा दिया जाता है, इसे हम आंतरिक रूप से भर्ती कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? LD वाइट, वुड्रो विल्सन, लूथर बुलिक और ग्लेडन। तो वुड्रो विल्सन, जिनकी प्रथम विश्व युद्ध के समय बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उनका, अमेरिका के राष्ट्रपति, इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है लोक प्रशासन की स्थापना में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। लोक प्रशासन का संबंध किससे है? राजनीति से, अर्थशास्त्र से, मनोविज्ञान से और इनमें से सभी से। तो ये इन सभी से संबंधित है, राजनीति से भी, अर्थशास्त्र से भी, मनोविज्ञान से भी। कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? असल में ये प्रश्न इस रूप में ही पूछा गया है
जबकि होना तो उल्टा चाहिए, क्योंकि मैकियावेली का समय बाद का समय रहा है और कौटिल्य का पहले, तो ये मैकियावेली के विचारों से मेल खाता है। ऐसा ये द प्रिंस पुस्तक के जो लेखक थे मैकियावेली, उनके विचारों से और कौटिल्य के विचारों में समानता पाई जाती है। दोनों ही शक्ति राजनीति को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। राजा को शक्तिशाली होना चाहिए और राज्य को शक्तिशाली होना चाहिए। राज्य और राजा स्वयं में जितने संप्रभु होंगे, सॉवरेंट होंगे, उतना ज्यादा राज्य स्थायी और शक्तिशाली होगा, ऐसा दोनों मानते हैं। न्याय से प्लेटो का अभिप्राय क्या है? विधि के समक्ष समानता, दुर्बल वर्ग के हितों की रक्षा, समाज में सभी के साथ समान व्यवहार, जिस कार्य के लिए अपनी प्रकृति से योग्य है वह उसी कार्य को करे या उस कार्य को करना। ऐसा प्लेटो ने माना कि व्यक्ति के 3 गुण होते हैं: विवेक, विजडम, साहस, करेज और तृष्णा। तो इन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की आत्मा का जो गुण है उसे उस प्रकार का काम करना चाहिए अपनी आत्मा के गुणों के अनुसार। तो आत्मा का जो गुण है, व्यक्ति यदि वही काम करता है तो वही न्याय है, ऐसा माना। न्याय का एक प्रश्न पहले भी आया, थ्रेसिमिकस वाला, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। और इन्होंने कहा कि आत्मा के गुण के अनुसार कार्य को करना ही न्याय है, प्लेटो ने। आगे देखें किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी की सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। मतलब संसार में कोई ऐसी सत्ता ही नहीं है जो संप्रभुता से भी ऊपर हो। संप्रभुता अपने आप में ऐसी अद्भुत शक्ति है। कैल्सन ने, ओपनहाइम ने, विलोवी ने और बेंथम ने। तो ओपनहाइम का एक कथन है कि संसार में सर्वोच्च सत्ता वह है जो मतलब संप्रभुता वह शक्ति है जिसके बराबर कोई दूसरी शक्ति नहीं है, ऐसा। आगे देखें, राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला प्रथम आधुनिक विचारक कौन था? मैकियावेली, हॉब्स, नीत्शे और मार्क्स। इनमें से सही उत्तर है ए। मैकियावेली ने कहा कि राजनीति अलग है और नैतिकता अलग है। राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। यदि आप नैतिकता को राजनीति में लाएंगे तो राजनीति कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा मैकियावेली ने माना। ठीक इसके विपरीत भारत में महात्मा गांधी ने माना कि राजनीति बिना नैतिकता के हो ही नहीं सकती है। जब तक हम नैतिक नहीं होंगे तब तक हम राजनीति नहीं कर सकते हैं। हालांकि गांधी को अराजकतावादी राजनीतिज्ञ कहा जाता है, यानी उन्होंने राज्य का और सरकार का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को स्वयं इतना संयमी और साहसी होना चाहिए और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए कि उसे राज्य और सरकार की आवश्यकता ही न पड़े, और उसमें आत्मबल इतना सशक्त और आत्मानुशासन इतना अधिक होना चाहिए कि उसे राज्य और सरकार के नियंत्रण और कंट्रोल की जरूरत न पड़े। तो इसलिए उनको अराजकतावादी राजनीतिज्ञ कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्न में कौन अराजकतावादी राजनीतिज्ञ है, तो वो महात्मा गांधी हैं। और इसीलिए हैं क्योंकि वो मानते हैं कि सबसे ऊपर व्यक्ति के अंदर भी और राज्य के अंदर भी सबसे बड़ी चीज जो है वो नैतिकता है। और यदि हर व्यक्ति नैतिक हो जाएगा, राज्य नैतिक हो जाएगा, तो राज्य की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा। ठीक है। यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर हो तो इस तरह के बजट को कहा जाता है क्या? ये भी लोक प्रशासन का ही एक प्रश्न है। बजट जब अनुमानित राजस्व और अनुमानित व्यय दोनों चीजें बराबर हों तो उसे संतुलित बजट, अधिशेष बजट, निष्पादन बजट और घाटे का बजट, इनमें से कहते हैं उसे संतुलित बजट, बैलेंस बजट कहते हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य वित्त आयोग के बारे में सही नहीं है? ऐसा। तो इसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ये तो होता ही है। भारत के वित्तीय संघवाद का संतुलन करता है। आप जानते हैं कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि यह केंद्र को ऐसी सलाह देगा जिससे वो राज्यों को वित्त का वितरण कर सके। तो राज्यों को वित्त के वितरण के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत भारत में एक आयोग की स्थापना की जाती है और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो ऐसा। और ये वित्तीय संघवाद का लक्षण है कि केंद्र राज्यों को भी अपने धन का वितरण करता है। इसे राज्य वित्तीय संघवाद कहते हैं। इसके सदस्यों की योग्यताएं राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं, यह कतई नहीं होता है। इनके पदों की योग्यताएं जो होती हैं वो संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं, न कि राष्ट्रपति द्वारा। यह संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो कथन 3 ही गलत है और हमसे यही पूछा था, जो सही नहीं है वो कथन बचाना था। आगे देखें, फांसीवाद दो विरोधी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। आक्रमण और अधिग्रहण। फांसीवाद एक टॉपिक दिया गया है
तो ये किसको लेकर के फांसीवाद बनता है? समाजवाद और साम्यवाद, स्वेच्छाचारिता और राज्यवाद, और उपयोगितावाद और प्रत्यक्षवाद। आप जानते हैं फांसीवाद, जिसे फासिज्म कहा जाता है, और नाजीवाद, ये इटली और जर्मनी के दो प्रसिद्ध राजनीतिक सत्ता के दर्शन रहे हैं। तो सत्ता को चलाने की जो ये दो प्रसिद्ध दर्शन हैं, उसमें फांसीवाद इसलिए प्रचलित हुआ कि उन्होंने कहा कि हम स्वेच्छा से शासन कर सकते हैं, मतलब राजा जितना चाहे प्रजा का शोषण कर सकता है या प्रजा को अपने हिसाब से चला सकता है, उसे हम स्वेच्छाचारिता कहते हैं। और उसके पीछे का दर्शन क्या था कि हम अपने राज्य को शक्तिशाली बना सकते हैं। और इसके पीछे का विचार जो था वो हीगल का वो दर्शन था, जिसमें उसने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होता है। ऐसा आप जानते हैं कि हीगल का ये स्टेटमेंट बड़ा प्रसिद्ध है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। और इसी बात से प्रभावित होकर जर्मनी में हिटलर ने और उससे पहले कई शासकों ने वहाँ ऐसा शासन किया, एक्सट्रीम लेवल पर हिटलर ने उसे पहुंचाया, और उसे कहते हैं जर्मनी का राष्ट्रवाद। और जर्मनी का राष्ट्रवाद फांसीवाद है, और फांसीवाद का मतलब राजा की इच्छा के विरुद्ध किसी को सोचने का भी अधिकार नहीं है, ऐसा। तो ये है स्वेच्छाचारिता और राज्यवाद से फांसीवाद पैदा होता है। राजनीति दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी? राजनीतिक दल होना चाहिए, तो राजनीतिक दल की परिभाषा सबसे पहले बर्क ने दी थी, बेंथम, रूसो और हीगल ने नहीं। बर्क ने ये परिभाषा दी थी राजनीतिक दल की। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक कथन सत्य है, और हमारे यहाँ एक टॉपिक दिया गया संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन जो होता है उस पर। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है यह पहचानना है हमें। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रायः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है। ये कथन तो सही लग रहा है, लेकिन आगे देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप का अभाव रहता है। हाँ, ये तो होता है, अध्यक्षात्मक प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप का अभाव रहता है। नहीं, ये नहीं होता, प्रतिनिधि तो वो होते हैं, ये नहीं होता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था सरकार में अस्थिरता पैदा करती है, ऐसा भी नहीं है अस्थिरता नहीं होती है, ये कंटिन्यू बनी रहती है। अच्छा, ये उस अध्यक्षात्मक शासन की बात हो रही है जो इस समय अमेरिका का शासन स्वरूप है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो अमेरिका का अध्यक्षात्मक शासन है। यानी जहां राष्ट्रपति जनता के बीच से चुन करके आता है, लेकिन वो कार्यपालिका का निर्माण स्वयं करता है, मतलब कार्यपालिका व्यवस्थापिका का हिस्सा नहीं होती है। जैसा भारत में कार्यपालिका वही बन सकती है जो व्यवस्थापिका से चुन करके आती है, ऐसा। लेकिन अमेरिका में यह नहीं है, वो जनता से चुन करके आता है तो वो अध्यक्ष बन जाता है, उसके बाद उसे अपनी कार्यपालिका के विस्तार का अधिकार मिला है। उसी अध्यक्षात्मक शासन की ये बात हो रही है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सतत एवं संगत नीति का सदैव पालन नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। तो सत्य कथन ये है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रायः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका में ऑब्वियस सी बात है डिस्प्यूट होगा, क्योंकि जनता से चुन करके जो आया है वो व्यवस्थापिका में है, और जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका का अंग नहीं है, वो अलग से राष्ट्रपति द्वारा अपनी पसंद के लोगों को चुन करके मंत्री बनाया गया है, ये वो लोग हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन में प्रायः ऐसा ही होता है कि राष्ट्रपति द्वारा या वो अध्यक्ष द्वारा अपनी पसंद के लोगों को चुन करके सरकार में बिठाया जाता है, जिनका यानी कार्यपालिका के सदस्यों का व्यवस्थापिका यानी जनप्रतिनिधियों के समूह के साथ द्वंद्व पैदा होते रहता है, ऐसा। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं। नाम के वर्तमान में 120 सदस्य देश हैं, ये तो मैंने पहले ही बताया आपको, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 120 सदस्य देश हैं। अब तक 18 नाम के शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। ये नाम के 18 नहीं 19 सम्मेलन हो चुके हैं, और उन 19 सम्मेलन में से ये जो अंतिम बार लिखी से पढ़ लेते हैं। नाम का अंतिम शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में 2018 में आयोजित किया गया था, ऐसा हुआ था। तो एक ये कथन गलत हो जाएगा, ये वाला, और बाकी 1 और 3 सही हो जाएंगे। जिसमें ये विकल्प है वही सही होगा, 1 और 3 सही हैं, तो सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सार्क समूह के 8 सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया था? आप जानते हैं दक्षिण एशियाई देशों का एक सहयोग संगठन है जिसे हम सार्क कहते हैं या दक्षेश भी कहते हैं। तो उसमें 8 सदस्य हैं, 8 सदस्यों में से अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया, ये सवाल है।
12वें शिखर सम्मेलन 2004 इस्लामाबाद में, 13वें शिखर सम्मेलन 2005 ढाका में, और 14वें शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में, और 11वें शिखर सम्मेलन 2002 में काठमांडू में। तो इसका सही उत्तर है 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में जो आयोजित किया गया था, उसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। अगर इसके सदस्य देशों को आपको याद करना हो तो इस तरह से देखें, यहाँ श्रीलंका सहित भारत के जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ मालदीव सहित ये दो ही हैं जो समुद्री तट से भारत के निकटतम पड़ोसी हैं। इन दो सहित भारत की सीमा से लगने वाले सभी देश, यानी यहाँ पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान और ऊपर चीन को छोड़ करके, तो चीन और म्यांमार दो को छोड़ करके भारत के सभी सीमावर्ती देश इसके सदस्य हैं, और ये 8 देश हैं। तो ऊपर यहाँ पाकिस्तान, ये 2 हो गए, श्रीलंका, म्यांमार, यहाँ पाकिस्तान, ऊपर जाएंगे अफगानिस्तान, फिर चीन को छोड़ देंगे तो नेपाल, भूटान, और फिर इधर आएंगे तो बांग्लादेश, आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा। इस तरह से चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं है, ये याद रखना जरूरी होगा। यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृति पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के लेखक हैं कौन? हेंस मार्गनथाउ, क्विंसी राइट और हेनरी किसिंजर, मार्टिन राइट। इनमें से सही आंसर है हेंस मार्गनथाउ ने ये किताब लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जिसमें शक्ति राजनीति की बात कही गई है, वही किताब है हेंस मार्गनथाउ की। और राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया है? महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था। तो इन्होंने, आमंड ने जिसे स्वीकार नहीं किया वो सर्वाधिकारवादी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था थी, इसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अच्छा, देखें कि दबाव समूह के बारे में। हिंसक तरीके से, दबाव समूह क्या है? हिंसक तरीके से अपना कार्य करवाते हैं, दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं, क्रांति का सहारा लेते हैं, और इनमें से किसी विधि का इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि दबाव बनाकर सरकार से अपने कामों को मनवाते हैं, वो दबाव समूह होते हैं। एक और प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन। तो इसमें आर्थिक व सामाजिक परिषद जो है ये इसका महत्वपूर्ण अंग है। आप जानते हैं कि यूएन के 6 महत्वपूर्ण अंग हैं यूएनओ के, जिसमें सबसे बड़ा जो समूह होता है उसे हम महासभा कहते हैं। पूरे विश्व के देश जिसमें शामिल होते हैं महासभा होती है। और एक सचिवालय होता है, एक ट्रस्टीशिप होता है, एक आर्थिक व सामाजिक परिषद होता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। इस तरह से ये 6 अंगों से मिलकर के बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ। एग्जाम की दृष्टि से आपको ये देख लेने होंगे, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये जिन एरिया को हमने टच किया उन सबके आसपास से होकर के गुजरना हमारी जिम्मेदारी होगी। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था पॉलिटिकल साइंस को एक विषय के रूप में करीब 12-13 प्रश्न वहां से पूछे जाने हैं। 12-13 रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि अगर एवरेज में मान लें तो 12.5 का एवरेज आता है। 50 प्रश्न पूछें अगर एसएसटी के चारों सब्जेक्ट से मिला करके 50 प्रश्न पूछें तो 50 प्रश्नों को 4 हिस्से में बांटेंगे तो एक सब्जेक्ट के हिस्से 12.5 आता है। तो 12.5 को मोटे तौर पर ये मान सकते हैं किसी से 12 और किसी से 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन 13 प्रश्नों में से जो 80% प्रश्न होंगे वो पॉलिटिकल साइंस के होंगे, इसी एरिया के होंगे जो हमने अभी सॉल्व किया। तो अगर आप इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस और करना चाहते हैं जिसमें इकोनॉमिक्स भी हो, हिस्ट्री भी हो, पॉलिटी भी हो और ये ज्योग्राफी भी हो, तो एसएसटी की उस पूरी सीरीज के लिए हम एक मॉक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप ऐप डाउनलोड कर लें, जल्दी ही आपको वो टेस्ट सीरीज दिखाई देगी ऐप पर। तो आप उसका उपयोग करके अपने एग्जाम में और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अन्यथा कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस हम इसी तरह से करते रहेंगे। ठीक है, तो अगला और आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 माह का, 12 माह का, 60 माह का, 24 माह का। ये उत्तराखंड के लेक्चरर में ही पूछा गया एग्जाम है। यहाँ पर महीनों में कार्यकाल को दे दिया गया और ये 5 साल का होता है किसी का भी कार्यकाल, और 5 साल को अगर आप 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 महीने हो जाएंगे।
तो 60 माह का ये होता है कार्यकाल किसका, अध्यक्ष का। तो ये 40 प्रश्नों की श्रृंखला, और ये अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे इसकी ये आंसर की भी दे दी गई है, ये आपको ऐप पर मिल जाएगी। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत मददगार होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरी श्रृंखला आपके लिए मददगार रही होगी। आगे भी कुछ प्रश्नों के का और अभ्यास हम लोग करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम को लेकर के बहुत स्ट्रेटजिकल तरीके से तैयारी करें। बहुत जल्दी ही आपको और एक स्ट्रेटजी कैसे बनाएं इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल आप अपने एसएसटी सब्जेक्ट में से चारों विषयों को किसी को इग्नोर करने की स्थिति में न रहें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, चाहे उसे न्यूनतम ही देखें, पर किसी विषय को इग्नोर करने की स्थिति में न रहें यदि आप मेरिट में आना चाहते हैं। कैसे वो और अच्छी होगी, अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।